अच्छा जी, am I loud and clear? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा चलिए बाकी आ जाए। Assalamualaikum, sir. सेगमेंट रिपोर्टिंग, ठीक है। टूल्स फॉर मैनेजमेंट। इस चैप्टर में बेसिकली हम सबसे इम्पोर्टेंट और पहला टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो ये होगा कि प्रोडक्ट कॉस्ट की कैलकुलेशन में थोड़ा सा जो है हम डिस्कस करेंगे कि प्रोडक्ट कॉस्ट की कैलकुलेशन दो डिफरेंट तरीकों से कैसे कैलकुलेट होगी। अभी तक जो हमने पढ़ा है वो सिंपल मेथड हमने पढ़ा था कि आप प्रोडक्ट कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होगा। तो हमने कहा जी कि प्रोडक्ट कॉस्ट अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो दैट इज वेरी वेरी सिंपल, और हम लिखते थे जी के डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट मटेरियल प्लस एमओएच, ठीक है। आज थोड़ा सा डिटेल के इस बारे में पढ़ेंगे कि इसके अलावा कौन कौन से मेथड हैं जिसके थ्रू हम कर सकते हैं प्रोडक्ट कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, और प्रोडक्ट कॉस्ट कैलकुलेट करने के दोनों के फायदे क्या होंगे, उससे क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो टुडे विल टॉक Right, sir. अबाउट, हमारा जो टॉपिक होगा दैट वुड बी two methods for the calculation of product cost, ठीक है। और यही प्रोडक्ट कॉस्ट की वैल्यू आगे जाके सीजीएस में जाती है, एंड दैट इन देन इट हैव अ ट्रिकल डाउन इफेक्ट ऑन नेट इनकम, ठीक है। ये हमें पता है। मिसाल के तौर पर जब हम प्रोडक्ट कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं तो प्रोडक्ट कॉस्ट से ये वैल्यू चली जाती है सीजीएस में, और सीजीएस से ऑनवर्ड इसका इफेक्ट कहाँ आता है, नेट इनकम पे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम दो मेथड डिस्कस करेंगे। वन इज कॉल्ड वेरिएबल कॉस्टिंग, we'll try to learn through different techniques. One is variable costing, and the second one that is absorption costing. We will try to learn using these two techniques that how can we calculate product cost, ठीक है बेटा। इन केस ऑफ वेरिएबल कॉस्टिंग में जो हम कैलकुलेशन करेंगे प्रोडक्ट कॉस्ट की, दैट विल बी इक्वल टू डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट मटेरियल प्लस एमओएच। आप कहेंगे सर ये तो पहले भी हम पढ़ चुके हैं, डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट मटेरियल प्लस मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, लेकिन यहाँ पे एक एडिशन में कह रहा हूँ, ये वेरिएबल एमओएच होगा, वेरिएबल एमओएच। अगर आपको याद है हम फिक्स और वेरिएबल एमओएच पढ़ते थे जब प्री डिटरमिन्ड ओवरहेड रेट हमने फाइंड किया था। पी एमओएच जब हम फाइंड करते थे वहां पे दो तरह के एमओएच गिवन होते थे, फिक्स और वेरिएबल दोनों। तो प्रोडक्ट कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट का मानना है वेरिएबल कॉस्टिंग का कि सिर्फ वो सारे कॉस्ट प्रोडक्ट कॉस्ट का हिस्सा होना चाहिए जो आउटपुट के साथ वेरी करते हैं। तो अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहूँ ना, फॉर्मूला तो मैंने आपको लिखवा दिया, लेकिन अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहूँ तो ऐसे डिफाइन करूंगा। इन दिस मेथड this method considers all the costs related to all those costs this method considers all those costs that vary, all those costs as part, those costs that vary due to change in level of output.
लेवल ऑफ आउटपुट चेंज होने की वजह से वो कॉस्ट भी वेरी करे। तो वो क्या करते हैं, दिस मेथड कंसीडर ऑल दोस कॉस्ट दैट वेरी ड्यू टू चेंज इन लेवल ऑफ आउटपुट एज अ प्रोडक्ट कॉस्ट। अगर मैं थोड़ा सा इसका अंग्रेजी ठीक करना चाहूं तो कॉमा एक यहां लगाऊंगा, एक कॉमा यहां लग जाएगा। इसका मतलब ये है, दिस मेथड कंसीडर ऑल दोस कॉस्ट एज अ प्रोडक्ट कॉस्ट दैट वेरी, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, एज अ प्रोडक्ट कॉस्ट, ताकि आपको समझने में आसानी हो, और द प्रोडक्ट कॉस्ट दैट वेरी ड्यू टू चेंज इन लेवल ऑफ प्रोडक्शन। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस मेथड कंसिडर फिक्स MOH। This method considers fixed MOH as periodic cost, and that is why this method does not incorporate the value, does not incorporate fixed MOH in the calculation of product cost। क्योंकि ये इसको कंसिडर नहीं करता, ये इसको पीरियोडिक कॉस्ट समझता है, तो इसलिए क्या होता है इसकी वजह से जब कैलकुलेशन हम कर रहे हैं तो वहां पे हम वेरिएबल MOH को तो कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन फिक्स MOH को हम कंसिडर नहीं कर रहे। Am I clear? जी सर। बात आपको, और इसी इन लाइट ऑफ दिस डेफिनेशन वेरिएबल कॉस्टिंग के हिसाब से जब हम कैलकुलेशन करेंगे प्रोडक्ट कॉस्ट की, तो वो होगा प्रोडक्ट कॉस्ट इज इक्वल टू डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल प्लस वेरिएबल MOH। बाकी समझ आ गई यहां तक? जी सर। Yes, sir. ओके, अब हम आते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की तरफ। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का भी मैं सबसे पहले आपको फॉर्मूला लिखवा देता हूं। यहां पे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में प्रोडक्ट कॉस्ट विल बी इक्वल टू डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट मटेरियल प्लस MOH प्लस वेरिएबल MOH प्लस फिक्स्ड MOH। क्या मतलब है इसका? मैं इसको भी इसी तरह नीचे लिख देता हूं। प्रोडक्ट कॉस्ट इज इक्वल टू डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, वेरिएबल MOH, फिक्स्ड MOH। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कहता है कि जितनी भी कॉस्ट है रिलेटेड टू द प्रोडक्ट, दैट शुड बी पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट। सो ऑल द costs that are related to the product must be that are related to the production must be part of the product cost, must be part of the product cost। ये product cost का हिस्सा होना चाहिए जितनी भी cost related to production। इसलिए जो हम यहाँ डेफिनेशन लिखेंगे, दैट विल बी इक्वल टू डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल प्लस मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड प्लस वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड और फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, दोनों इसका हिस्सा होना चाहिए। बात की समझ आ गई आपको? आर वी क्लियर? जी सर। ओके, अब पहले अपने साथ ये नोट कर लें, शाबाश ऑल ऑफ यू। हैं तो मेजर साहब, आपके साथ अगर बुक शेयर है तो 6-1 क्वेश्चन पढ़िएगा। ठीक है सर। वेरिएबल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, यूनिट प्रोडक्ट कॉस्ट। Shastri bicycle of Mumbai, India produces an inexpensive yet rugged bicycle for use on the city's crowded streets that it sells for 500 rupees. Indian currency is determined in rupees donated by are selected data for the company's operation last year as follows. Units in the beginning inventory 0. Units produced 10,000. Units sold 8,000.
units in ending inventory 2000, variable cost per unit, direct materials rupees 120, direct labor rupees 140, variable manufacturing overhead rupees 50, variable selling and administrative rupees 20, fixed cost, fixed manufacturing overhead rupees 6 lakh, fixed selling and administrative rupees 4 lakh. Requirements. Assume number one, assume that the company uses absorption costing, compute the unit product cost for one bicycle. Requirement number two, assume that the company uses variable costing, compute the unit product cost for one bicycle. Sir. जी, करना क्या है आप लोगों ने? सिंपल करना ही है कि वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट की वेरिएबल कॉस्टिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के बेस पे प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करना है बस। ठीक है, कर लोगे? यस सर। जी सर, स्टार्ट तो करते हैं सर। ओके जी बेटा, वेरिएबल कॉस्टिंग। अच्छा, कैन यू हियर मी बेटा प्रॉपर्ली? यस यस सर। अब एक पॉइंट याद रखिएगा बेटा कि अगर हम प्रोडक्ट कॉस्ट कैलकुलेशन डिफरेंट कर रहे हैं तो उसकी वजह से एक मसला ये आएगा कि जब आप कैलकुलेशन करोगे, जब आप सीजीएस की वैल्यू फाइंड करोगे या कंट्रीब्यूशन फॉर्मेट इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे वेरिएबल कॉस्टिंग के बेस पर या एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के बेस पर, तो नेट इनकम की वैल्यू चेंज आएगी। मतलब आप कहेंगे सेल्स लेस सीजीएस सॉरी वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन मार्जिन, उससे आप लेस करेंगे फिक्स कॉस्ट को और आपके पास नेट इनकम की वैल्यू आएगी। अब जब आप एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के बेस पर प्रोडक्ट कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं और वेरिएबल कॉस्टिंग के बेस पर करते हैं तो ये दोनों से जो प्रोडक्ट जो सीजीएस की वैल्यू आएगी वो डिफरेंट होगी। इसका मतलब ये है कि जो आपके पास नेट इनकम की वैल्यू आनी चाहिए वो डिफरेंट होगी। तो हमारे पास दो कंडीशंस लाई करेंगे जिसमें इनका आंसर दोनों का नेट इनकम की वैल्यू डिफरेंट हो सकती है। कंडीशन वन, कंडीशन वन में अगर if the units produced are if the unit produced are greater than units sold, तो पहले कंडीशन के केस में क्या होना चाहिए? अगर ये हो तो क्या होगा? the net income of absorption costing will be greater than variable costing। ठीक है, पहला कंडीशन। मैं इसको मिटा के ना इसकी जगह वेरिएबल और उसकी जगह वो लिख देता हूँ, जरा आपको समझने में आसानी रहेगी। इस साइड पे एब्जॉर्प्शन लिख रहा हूँ और उस साइड पे मैं क्या करता हूँ, वेरिएबल कॉस्टिंग लिख देता हूँ। ठीक हो गया जी? तो सिचुएशन में क्या होना चाहिए? इस सिचुएशन में अगर ये पहला कंडीशन फुलफिल होता है तो नेट इनकम ऑफ एब्जॉर्प्शन विल बी ग्रेटर देन नेट इनकम ऑफ वेरिएबल कॉस्टिंग। समझ आ गई बात की? पहला कंडीशन। कंडीशन नंबर टू, if the units produced
are less than units sold. So net income of absorption costing will be less than net income of variable costing. ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि net income of absorption costing in the second condition will be less than net income of variable costing. यहां तक बात की समझ आ गई? जी सर। अच्छा, और तीसरा कंडीशन, थर्ड कंडीशन हो सकता है। थर्ड कंडीशन क्या है? इफ द यूनिट्स प्रोड्यूस्ड are equal to the units sold, so net income of absorption costing will be equal to net income of variable costing. ठीक है, कैसे आप इसको यहां लिखेंगे कि नेट इनकम is equal to net income of absorption will be equal to net income of variable costing. समझ आ गई? ये तीन कंडीशंस होंगे जिसमें इसमें से सिर्फ एक कंडीशन है जिस कंडीशन में ये दोनों इक्वल होंगे, अदरवाइज जो ऊपर दो कंडीशंस हैं इसमें डिफरेंस आएगा नेट इनकम की कैलकुलेशन में जब भी आप एब्जॉर्प्शन और वेरिएबल कॉस्टिंग के बेस पे करोगे। समझ आ गई बात की? यहां तक क्लियर है? सर। क्लियर है सर यहां तक सबको? इज इट क्लियर? जी सर। ओके, अगर ये आपको क्लियर है बेटा तो ये अपने साथ नोट कर लें पहले, फिर उसके बाद हम आगे मूव करते हैं। अभी तक बात करनी है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, इस बात के यहाँ पे पॉइंट को जरूर समझिएगा। यहाँ इसके साथ लिख दीजिएगा, अगर इस तरह की कोई कंडीशन है यहाँ उसके साथ लिख दीजिएगा। सर आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। अब ठीक है बेहतर है सर अभी जी। इसके साथ लिख दीजिएगा डेफर्ड। फिर ब्रेक हो रही है आवाज, काफी डिस्टॉर्शन है। एक मिनट मुझे देखिएगा। अच्छा, इसके साथ लिख दीजिएगा डेफर्ड फिक्स एमओएच। क्या लिख दीजिएगा? डेफर्ड फिक्स एमओएच। इस कंडीशन के साथ लिखिएगा, ये मैं अभी तो देर में आपको समझाता हूं, रिलीज फिक्स एमओएच। ठीक है, ये इसके साथ लिख के इसको इन्वर्टेड कॉमा में बांध कर, जिस तरह मैंने लिखा एग्जैक्टली इसी तरह आप भी लिख। बात की समझ आ गई आपको? ये पॉइंट थोड़ी देर में, ये जो इन्वर्टेड कॉमा में इंक्लोज है, ये मैं आपको थोड़ी देर में समझाता हूँ कि ये है क्या। ठीक है, डेफर्ड फिक्स अमाउंट लिख दें और नीचे वाले के साथ आप रिलीज फिक्स अमाउंट लिख दें। एक सवाल सबसे इंपॉर्टेंट ये है, इस पॉइंट की तरफ मैं आता हूँ, डेफर्ड की तरफ, कि यार ये दोनों का अगर आंसर डिफरेंट आता है तो हम किस बेस पे कंसिडर करेंगे कि इसमें से कौन सा आंसर ठीक है। मिसाल के तौर पर आप वेरिएबल कॉस्टिंग, तो हम किस बेस पे कंसिडर करेंगे कि इसमें से कौन सा आंसर ठीक है। मिसाल के तौर पर आप वेरिएबल कॉस्टिंग पे करते हैं तो आपके पास डिफरेंट आंसर आता है। आप एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के बेस पे कैलकुलेशन करते हैं या फिर कंट्रीब्यूशन फॉर्मेट बनाते हैं
तो उससे आंसर डिफरेंट आएगा। अब हाउ कैन वी रिकंसाइल द नेट इनकम ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड वेरिएबल कॉस्टिंग? ठीक है, कहने से मेरा मुराद ये है हम कैसे इन दोनों के आंसर्स को, ये दोनों तरीके जो हैं, इन दोनों से जो आंसर आएगा उसको हम उसको इक्वल या इक्वेट कैसे कर सकते हैं। उसको करने के लिए अगर आपको याद है तो आप लोगों ने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में एक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट पढ़ते थे जिसमें आप अपने और जो आपके पास बैंक की जो है आपके जो ट्रांजेक्शन हुई है और जो बैंक की ट्रांजेक्शन हुई हैं इसको आप रिकंसाइल से कहाँ पे कोई एडजस्टमेंट पॉसिबल। सही। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम उसी तरह के एक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे जिसमें दोनों तरीके सेम है और दोनों तरीके ठीक भी हैं, लेकिन अब इन दोनों को रिकंसाइल हमने करना है। तो कैसे करेंगे, उसके लिए आप एक हेडिंग दीजिएगा। हेडिंग क्या देंगे हम लोग, रिकंसिलिएशन ऑफ नेट इनकम ऑफ absorption costing, absorption and variable costing। इन दोनों के आंसर्स को, इन दोनों के जो आंसर आता है उसको हम कैसे, हमें पता चलेगा कि ये दोनों सेम ही है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम ऐसे कर सकते हैं कि मिसाल के तौर पर आपके पास अगर वेरिएबल कॉस्टिंग नेट इनकम गिवन हो, वेरिएबल नेट इनकम ऑफ variable costing plus slash minus fixed MOH deferred, अगर deferred है तो ये ऐड होगा, और fixed MOH और जब ये आ जाएगा तो आपके पास आ जाएगी नेट इनकम ऑफ एब्जॉर्प्शन कॉस्ट। अब हमें ये पता है, अब नाउ गो बैक टू योर डेफिनेशन जो हमने अभी से पहले डेफिनेशन पढ़ी। हमने क्या कहा, फिक्स डेफर्ड, फिक्स्ड एमओएच या फिक्स डेफर्ड एमओएच हम किसे कहेंगे बेटा, जरा बताइएगा कोई बच्चा, उसको रीड आउट कीजिएगा। कंडीशन 1 को अपने कस्टमर से डेफर्ड हम किसे कहेंगे कंडीशन 1 वाले को जी, कंडीशन 1 जो है कंडीशन और कंडीशन क्या है मेजर साहब, कंडीशन 1 है क्या, unit produced are greater than unit sold, the net income of the absorption costing will be greater than the variable costing। ओके, सो पहला पॉइंट कंडीशन क्या है, यूनिट प्रोड्यूस ज्यादा हो यूनिट सोल्ड से, तो उस कंडीशन में फैक्ट, उस कंडीशन को हम फिक्स डेफर्ड एमओएच कहेंगे, या वहां पे उस कंडीशन में हमारे पास फिक्स डेफर्ड एमओएच की वैल्यू आएगी। ठीक हो गया पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन है सर, कंडीशन नंबर if the unit produced are less than the unit sold, net income of the absorption cost। जब आपके पास यूनिट प्रोड्यूस कम हो यूनिट सोल्ड से, तो दैट कंडीशन वुड बी कंसीडर्ड एज रिलीज फिक्स एमओएच, या उस कंडीशन में आपके पास फिक्स एमओएच रिलीज होगा। ठीक है, अब सबसे बड़ा सवाल ये होना चाहिए ये कैलकुलेट कैसे किया जाएगा। तो हम क्या करते हैं, नाउ वी विल लर्न हाउ टू कैलकुलेट फिक्स डेफर्ड एमओएच। और रिलीज ठीक है, अब ये होगा कैसे, इसको जरा देखिएगा। फिक्स MOH will be equal to fixed MOH in ending inventory minus fixed MOH in beginning inventory।
अगर इसका आंसर आपके पास पॉजिटिव आता है, आंसर अगर पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव वैल्यू क्या मतलब होगा? फिक्स डेफर्ड एमओएच। नेगेटिव वैल्यू का क्या मतलब होगा? रिलीज। फिक्स, सॉरी ये फिक्स मैं लिख रहा हूँ, ये होना वैसे डेफर्ड फिक्स एमओएच, और दूसरा होगा रिलीज फिक्स एमओएच। रिलीज फिक्स। ठीक है, यहां तक बात की समझ आ गई? जी सर। अच्छा, अब इसमें एक पॉइंट बहुत जरूरी है, यहां तक ये बात आप क्लियर होगी कि ये कैलकुलेट हमने कैसे करना है। फिक्स जी सर। डेफर्ड एमओएच या रिलीज हम कैलकुलेट कैसे करना है, इसकी कैलकुलेशन की यहां तक समझ आ गई आपको? जी सर। अच्छा, अब एक काम कीजिएगा, पहले ये लिख लीजिएगा, फिर मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं कि ये फिक्स डेफर्ड एमओएच और रिलीज फिक्स एमओएच का मतलब क्या है। एक एग्जांपल से मैं समझाता हूं, पहले आप ये लिख लें अपने साथ। राइट ठीक, सर। ये जरूरी है कि आप लोग मेंटली और कहते हैं ना वर्चुअली दोनों यहाँ पे आप मौजूद हो। ठीक है, if you missed even a single point, then you will not be able to understand the concept. समझ आ गई बात बेटा? अच्छा, इस बात को जरा समझिएगा यहाँ। Am I loud and clear? Yes. Yes, sir. Very much sir. Okay. For example, we have a beginning inventory. We have a situation 1 where we have beginning inventory equal to 0. We have produced a total amount of 10 units during the year. ये जरा टेक्स्ट फॉर्म में मैं लिख दूं ना, वो जरा बहुत अच्छा नजर आता है। मैं जब ऐसे लिखने लगता हूं तो वो बहुत अजीब ही लगता है। अच्छा जी, बिगिनिंग इन्वेंट्री, बिगिनिंग इन्वेंट्री आपके पास है, दैट इज 0. यू हैव प्रोड्यूस्ड 10 यूनिट ड्यूरिंग द ईयर एंड यू हैव सोल्ड 8 यूनिट्स ड्यूरिंग दिस ईयर। आपने कितने सेल की? 8 यूनिट्स। Now consider that the total fixed MOH value for the 10 units, that is 60 rupees, $60. That is equal to $60. तो अगर आप ये कैलकुलेट करना चाहते हैं कि यार मैं ये कैलकुलेट करना चाहता हूं कि पर यूनिट के हिसाब से कितना वेरिएबल कॉस्ट आ रहा है, तो दैट इज वेरी मच इजी। कैसे करोगे? फिक्स MOH पर यूनिट कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे? You will straight away divide 60 by what? By 10. But 10 ऐसे ही है। तो टोटल जी अमाउंट सर। आएगी आपके पास $6। इसका मतलब ये है $6 पर यूनिट is your fixed MOH. $6 per unit is your fixed MOH. क्लियर है हम यहां तक? आर वी क्लियर ऑन दिस? जी सर। Yes, sir. अच्छा, जब प्रोडक्ट कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे तो आप कहेंगे अच्छा जी प्रोडक्ट कॉस्ट कैलकुलेट ऐसे मैं करूंगा कि डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट मटेरियल प्लस MOH, मैं वी लिख रहा हूं इसके साथ, वेरिएबल MOH प्लस फिक्स MOH। ठीक है, ये सारी वैल्यूज जो मर्जी हो उस पे तो हमारी इन दोनों के मेथड्स में कोई डिफरेंस ही नहीं है। वेरिएबल कॉस्ट वो भी लेता है, क्या नाम है, वेरिएबल कॉस्टिंग भी लेता है और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग भी ले लेता है। नाउ आई एम कैलकुलेटिंग, ये याद रखिएगा कि मैं एब्जॉर्प्शन के और कॉस्टिंग के बेस पे कैलकुलेशन कर रहा हूं, एब्जॉर्प्शन कॉस्ट। ठीक है, प्रोडक्ट कॉस्ट कैलकुलेट कर, प्रोडक्ट कॉस्ट मैं यहां लिख देता हूं, प्रोडक्ट कॉस्ट
बेस्ड ऑन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। यहां तक हम सबको ये बात क्लियर है कि डायरेक्ट लेबर की कैलकुलेशन में, डायरेक्ट मटेरियल की कैलकुलेशन में और वेरिएबल एमओएच की कैलकुलेशन में इन दोनों मेथड्स के कोई इख्तलाफ नहीं है। इख्तलाफ कहां पर है? इख्तलाफ है जी फिक्स एमओएच पे। वेरिएबल कॉस्टिंग कहता है कि सारा का सारा अमाउंट जाना चाहिए इनकम स्टेटमेंट में, जबकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि जितने यूनिट्स आपने सेल किए हैं उसके रिस्पेक्टिव फिक्स एमओएच इनकम स्टेटमेंट का हिस्सा बनना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। लड़ाई तो इस बात में है ना, डिफरेंस तो यहां आ रहा है। तो कीपिंग एवरीथिंग रिमेन कांस्टेंट, मैं क्या करता हूं, मैं बाकी सारी वैल्यूज में से कोई वैल्यू नहीं लिखता, यहां लिख देता हूं हमारे पास फिक्स एमओएच की वैल्यू है 6, ऐसे ही 6 है ना? जी सर। ओके, अब अगर मैं ये करना चाहूं, ये तो एक यूनिट के लिए है, अब अगर मैं इसको मैं करना चाहूं फॉर, एक मिनट बेटा, ये फिक्स है फॉर 1 यूनिट ओनली। अब मैं चाहता हूं कि मैं 8 यूनिट जितने मैंने सेल किए हैं उन सब के लिए कैलकुलेट कर लूं। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं कि प्रोडक्ट कॉस्ट में बाकी सारी चीजें वही सेम रहेंगी, मल्टीप्लाई बाय, आप उसको 6 ही करेंगे, डायरेक्ट मटेरियल मल्टीप्लाई बाय 6 आ जाएगा। तो मैं इसका मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई बाय 8, सॉरी, क्योंकि हमारे पास 1 यूनिट सेल हो रहे हैं, इस तरह इसकी जो वैल्यू आएगी वो मल्टीप्लाई बाय 8। उसके बाद वेरिएबल एमओएच की जो वैल्यू होगी वो भी मल्टीप्लाई बाय 8 हो जाएगी, और प्लस आप क्या करोगे बेटा, प्लस आप 6 को भी मल्टीप्लाई किस चीज से करोगे, मल्टीप्लाई बाय 8 कर लोगे, ऐसे ही है। इसका मतलब ये है कि टोटल अमाउंट कीपिंग अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट, जो यहां पे रिपोर्ट करोगे फिक्स एमओएच को, वो कितना होना चाहिए, 48। आर वी क्लियर ऑन दिस ऑल? जी सर। यस अच्छा, ऑन अदर हैंड ये, और यही अगर आप देख लें, सो बेसिकली इट वुड बी द वैल्यू ऑफ सीजीएस, जिसमें 48 के साथ बाकी वैल्यूज ऐड हो जाएंगी। आर वी क्लियर ऑन दिस सो फॉर? जी सर। ओके, नाउ कंसिडर, लेकिन ऑन अदर हैंड अगर वेरिएबल कॉस्टिंग में हम करेंगे, तो वेरिएबल कॉस्टिंग कहता है जी कि आप ऐसे ना करें, आपके पास अगर फिक्स एमओएच की वैल्यू 60 आ रही है, तो 60 के 60 वैल्यू जो है वो इनकम स्टेटमेंट में जानी चाहिए, $60। और ये क्यों जाना चाहिए? इट शुड बी पार्ट ऑफ द expense in income statement and income statement. क्यों? Because this method consider fixed MOH as periodic cost. तो जो मर्जी हो, स्टूडेंट्स कम आए या ज्यादा आए, रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ने जो है वो फिक्स एमओएच या फिक्स ओवरहेड्स तो करने ही करने हैं। तो वेरिएबल कॉस्टिंग कहता है यार कि 60 रुपीज आपने देनी है जो मर्जी हो, जबकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कहता है कि नहीं जी ऐसा नहीं है, बल्कि आपने जितने नंबर ऑफ यूनिट सेल किए हैं उसके हिसाब से आपको फिक्स एमओएच देना चाहिए। यहां तक क्लियर है हम इस बात पे? अच्छा, अब इस 60 और 48 के दरमियान डिफरेंस कितना आ रहा है? 12 सर, 12 इसका हिस्सा नहीं है, यहां पे सीजीएस का हिस्से में इन दोनों के दरमियान डिफरेंस है, दैट इज ऑफ 12 रुपीज, ऐसे ही है। और ये 12 रुपीज बेसिकली डेफर्ड एमओएच कहलाता है। क्यों? क्योंकि ये 12 रुपीज कहां से आए हैं? आपने चूंकि 2 यूनिट आपने सेल नहीं किए, तो ये 2 यूनिट्स का जो फिक्स एमओएच है ये आपने इसलिए इसको इनकम स्टेटमेंट का हिस्सा भी नहीं बनाया। दैट इज वाई you have a total amount of $12 as a fixed MOH, as a deferred fixed MOH, जिसको आप अगले साल में जब ये 2 यूनिट सेल हो जाएंगे तब आप इसको
इस एक्सपेंस को चार्ज करोगे इनकम स्टेटमेंट में, उसकी वजह से हो क्या रहा है। अगर ये देख लें आप, कीपिंग एवरीथिंग रिमेन कांस्टेंट, यहां 48 है जबकि यहां पे 60 है। इसका मतलब ये है कि डेफर्ड फिक्स एमओएच की हालत में नेट इनकम इसलिए बढ़ेगा क्योंकि आप रिपोर्टिंग जो कर एक्सपेंस की वो कम है। इसलिए हम कहते हैं जी कि एबीएस के बेस पे जो नेट इनकम की वैल्यू आएगी दैट वुड बी ग्रेटर देन द नेट इनकम ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, नेट इनकम ऑफ वेरिएबल कॉस्टिंग। क्यों हम ऐसे कह रहे हैं? क्योंकि अगर आप देख लें कीपिंग एवरीथिंग रिमेन कांस्टेंट, हम प्रोडक्ट कॉस्ट में या सीजीएस में, सीजीएस जो है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में जो 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 रिपोर्ट कर रहे हैं फिक्स एमओएच को, वो 12 रुपीज से कम कर रहे हैं एज कंपेयर टू वेरिएबल कॉस्टिंग। तो जिसका नेट इंपैक्ट कहां जाएगा? नेट इनकम पे। तो इसलिए कीपिंग एवरीथिंग रिमेन कांस्टेंट, net income of absorption costing will always be greater than the net income of variable costing in case of deferred fixed amount. Am I clear on this? या मैं रिपीट कर दूं? मुझे बताइएगा शाबाश। ये बात की समझ आ गई? ये बात थोड़ी सी टेक्निकल है, तो आपको अगर समझ नहीं है तो मुझे बताएं, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन ये समझे बगैर इस चैप्टर की समझ नहीं आएगी आपको। बिल्कुल। कोई और बच्चा जिसको इस बात की समझ ना हो? सर हम कहते हैं कि रेवेन्यू जिस ईयर का करंट ईयर का जनरेट हुआ होता है उसके अगेंस्ट एक्सपेंस उसको जो है ना उसके अगेंस्ट देखा जाता है हमेशा। तो यहाँ पे बेसिकली जो सोल्ड हुए हैं वो 8 यूनिट सोल्ड हुए हैं सर। तो उसी टाइम पीरियड का बेसिकली एक्सपेंस जो है वो कंसिडर होगा जिसमें 48 हैं। उस पॉइंट ऑफ व्यू से सर ये कैंडी अगर जरा बता दें सर इसको। अच्छा मेजर साहब, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कहता है कि फिक्स एमओएच चूंकि एज अ पर यूनिट कैलकुलेट करेंगे आप, तो इसलिए जितने नंबर ऑफ यूनिट सेल हुए उनके ही रिलेटिव एक्सपेंस, रिलेटेड एक्सपेंस को इनकम स्टेटमेंट में ले जाओ, उससे ज्यादा नहीं। समझ आ गई? ठीक है। तो फिक्स एमओएच एज अ पर यूनिट आप कैलकुलेट करते हैं जो कि आपके प्रोडक्ट कॉस्ट का हिस्सा है। तो इसलिए जितने यूनिट सेल हुए उसने ही प्रोडक्ट कॉस्ट रिपोर्ट करो इनकम स्टेटमेंट में। ठीक है सर। पहला पॉइंट। ठीक। वेरिएबल कॉस्टिंग कहता है कि नहीं, ये बाकी सारी बातें ठीक है, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, वेरिएबल एमओएच को मैं मानता हूं कि ये प्रोडक्ट कॉस्ट का हिस्सा होना चाहिए। लेकिन वेरिएबल कॉस्टिंग कहता है कि फिक्स एमओएच पीरियोडिक कॉस्ट है, ये सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस है, ये आपके प्रोडक्ट कॉस्ट का हिस्सा नहीं हो सकता। ठीक है। तो कि आपने कितने यूनिट प्रोड्यूस किए इसका कोई ताल्लुक इसके साथ नहीं होना चाहिए, ये प्रोडक्ट बेस पे आपको रिपोर्ट करना चाहिए। ठीक है सर। इसलिए इसके दरमियान जो डिफरेंस आएगा, डेफर्ड फिक्स एमओएच जब भी आएगा उस सिचुएशन में नेट इनकम ऑफ एब्जॉर्प्शन विल बी ग्रेटर देन नेट इनकम ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है सर। ये बात सबको समझ आ गई? अभी लिखना नहीं है बेटा, अगर आपको समझ नहीं है तो लिखना नहीं है प्लीज। समझ आ गई सर, थैंक यू। अच्छा पहला, अभी दूसरा मैं बताऊंगा फिर एक साथ आप लोग लिखोगे, ठीक है? अच्छा अब सवाल ये है जी कि रिलीज फिक्स एमओएच किसे कहते हैं? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जी ये कौन सी चीज है जिसपे हम नेट इनकम की वैल्यू कम हो जाती है। अब मैं इसकी एक मिसाल देता हूँ, उसी एग्जांपल को मैं जरा एक्सटेंड करता हूँ। मिसाल के तौर पर यू हैव बिगिनिंग इन्वेंट्री इक्वल टू 2, आपने प्रोड्यूस किए थ्रू आउट द ईयर एंड दैट इज अगेन 10। सोल्ड आपने कितने किए थ्रू आउट द ईयर, दैट इज इक्वल टू 12। इसका मतलब ये है, ये कंडीशन फुलफिल हुआ कि आपने सेल ज्यादा किए और प्रोड्यूस कम किए। समझ आ गई यहां तक? यस सर। जी सर। ना इन कंटिन्यूएशन विद द प्रीवियस एग्जांपल, जैसे हमने कैलकुलेट किया तो हमने कहा जी जो फिक्स एमओएच इस साल का बन रहा है वो है $6 पर यूनिट।
ये करंट ईयर का है। मिसाल के तौर पर मैं कंसिडर करता हूं कि पिछले साल का जो पर यूनिट फिक्स एमओएच आ रहा है वो $5 है पर यूनिट, ये प्रीवियस ईयर का। ठीक है, अब यहां इस बात को समझिएगा। अब अगर मैं कीपिंग एवरीथिंग रिमेन कांस्टेंट, एग्जैक्टली मैं दोबारा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के बेस पर हम क्या करता हूं, प्रोडक्ट कॉस्ट कैलकुलेट करता हूं। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा जी कि प्रोडक्ट कॉस्ट इज इक्वल टू डायरेक्ट लेबर मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस डायरेक्ट मटेरियल मल्टीप्लाई बाय 12। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट सीजीएस की वैल्यू फाइंड करूं प्लस वेरिएबल, ये वेरिएबल एमओएच है, वेरिएबल एमओएच मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई प्लस सबसे जो जरूरी पॉइंट समझिएगा, प्लस मैं क्या करूंगा 12, क्या 12 मल्टीप्लाई बाय 6 करूंगा, क्या करूंगा अब इसके साथ, इसका कंडीशन कुछ यूं होंगे। सर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 4। क्या नाम है आपका बेटा? आकाश सर। आकाश, आकाश ने बिल्कुल सही बात बताई। आकाश एक मिनट बेटा वेट कीजिएगा बेटा। सिंपल सी बात यह है, जैसे आकाश ने आपको अभी बताया है कि इसमें इस कंडीशन में आपके पास पहला आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 6, जो इस साल का आपके पास फिक्स एमओएच पर यूनिट आ रहा है। ठीक है, अब इस सिचुएशन में अगर आप देखेंगे तो आपने क्या किया, 10 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 6 और ये मल्टीप्लाई बाय 6। आपके पास जो टोटल अगर आप रिपोर्ट करोगे फिक्स एमओएच की मद में वैल्यू, वो कितनी रिपोर्ट हो जाएगी, टोटल अमाउंट वुड बी 70। कितना अमाउंट होगा ये, कीपिंग अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट, ये अमाउंट होगा 70। ऐसे ही है, ये $70 अमाउंट होगा। जबकि अगर हम वेरिएबल कॉस्टिंग के बेस पर फिक्स एमओएच चार्ज करेंगे तो वो कितना बनना चाहिए, दैट शुड बी $60। इट कैन नॉट बी मोर देन $60। उसकी वजह यह है कि वेरिएबल कॉस्टिंग फिक्स एमओएच को प्रोडक्ट कॉस्ट का हिस्सा मानते ही नहीं है, वो इसको पीरियोडिक एक्सपेंस कंसिडर करता है। तो पीरियोडिक एक्सपेंस जिस पीरियड में हुआ होता है, उस पीरियड में इनकर हुआ होता है, उस पीरियड में हम रिपोर्ट करते हैं इसको। इस सिचुएशन में अगर आप देख लें तो दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है, दोनों में कितना फर्क आ रहा है, दोनों में तकरीबन कोई $10 का फर्क आ रहा है। अगर आप ये देखेंगे तो ये 60 और ये 70। कीपिंग एवरीथिंग रिमेन कांस्टेंट, इनके दरमियान जो डिफरेंस है वो कितना बन रहा है, दैट इज ऑल $10। अब ये $10 की कैलकुलेशन कहां से हम इसको देख सकते हैं, ये वो रिलीज है जो पिछले साल डेफर्ड हुआ था, लेकिन इस साल ये रिलीज हो गया, तो आपने 2 मल्टीप्लाई बाय 5 कर दिया। ये आपने 2 यूनिट्स के साथ जब मल्टीप्लाई, ये पिछले साल के 2 यूनिट जो रह गए थे, पिछले पीरियड के 2 यूनिट्स, आपने क्या किए, आपने उसको क्या किया, आपने उस अमाउंट को मल्टीप्लाई, उस यूनिट्स को उसके प्रीवियस अमाउंट के साथ, यूनिट्स जो आपने पिछले साल में डेफर हुए थे, आपने इस साल इसको भी रिलीज कर दिया। तो जिसकी वजह से आपने अपने एक्सपेंस को ओवरस्टेट कर दिया, और जब भी एक्सपेंस ओवरस्टेट हो जाएगा, so in that case net income of ABS will always be less than net income of variable cost, will always be less than net income of variable costing। वजह क्या है
कि यहां पे अब आप एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में नेट इनकम में जो वैल्यू रिपोर्ट कर रहे हैं फिक्स एमओएच की, दैट इज ग्रेटर देन द फिक्स एमओएच दैट वुड बी रिपोर्टेड इन केस ऑफ वेरिएबल कॉस्टिंग. So in that case, net income will always be less than, or ABS will less than net income of variable costing. Are we clear so far? जी सर. बेटा ये सबको क्लियर है? किसी एक बच्चे को भी बेटा मैं रिपीट कर रहा हूं, कोई एक इशू भी उस पूरे कॉन्सेप्ट में हो तो मुझे बताइएगा, क्योंकि ये फाउंडेशन है इस चैप्टर का.